हेलो गाइस, वेलकम टू ऑडिट का डेली डोज नंबर 6। इस सेक्शन में हम देखने वाले हैं एसए 210 का एक छोटा सा पार्ट। जो एसए 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, आपको पता ही होगा अच्छे से, ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। इसका एक छोटा सा पार्ट देखने वाले हम, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। ऑडिट करने के पहले ऑडिटर ने कुछ कंडीशंस चेक कर लेनी चाहिए, प्री कंडीशंस जो होनी चाहिए ऑडिट में। तो कौन सी है वो कंडीशंस? देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेक्शन है, इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है और इसका आंसर इतना इजी है, लेकिन पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स लिख ही नहीं पाते। शायद इसीलिए नहीं लिख पाते क्योंकि आंसर इजी है, अपने को डिफिकल्ट की आदत हो गई ना, है ना। लेकिन ये फ्री के मार्क्स है, इसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। देखो, कौन सी प्री कंडीशंस है जो ऑडिटर ने चेक कर लेनी चाहिए? 2 प्री कंडीशंस है सिर्फ, ठीक है। वो 2 प्री कंडीशंस कौन सी है? पहली कंडीशन है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किया गया है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना गए हैं, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में है या नहीं। मतलब अगर कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो तो उसके लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है शेड्यूल 3, ठीक है। कौन सा है? उसके लिए है शेड्यूल 3 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये शायद उसका अपना क्या रहेगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से उनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रहेंगे, और क्या उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए या नहीं बनाए गए हैं, और वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है क्या, ये चेक करना पहला प्री कंडीशन है। और दूसरा प्री कंडीशन क्या है कि मैनेजमेंट को ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है और वो समझता है, एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड्स, उसको वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है और वो समझता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आखिर कौन सी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज? देखो, 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बना रहे हम, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एएफआरएफ के अकॉर्डेंस बनाना। एएफआरएफ के अकॉर्डेंस, ये एएफआरएफ क्या है? ये एएफआरएफ है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाने चाहिए। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, ठीक है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटरनल कंट्रोल को प्रॉपरली मैनेज करना, इंप्लीमेंट करना, और क्या वो प्रॉपर हो रहा है उसका मॉनिटरिंग करना। ये सारी के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है। ये है दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड द ऑडिटर विद, ऑडिटर को प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना है ऑडिटर को? 3 चीजें प्रोवाइड करना है ऑडिटर को। पहली चीज, एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके सारे रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन या और भी कोई मैटर्स होंगे तो वो सारी चीजें ऑडिटर को आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और क्या प्रोवाइड करना है? और प्रोवाइड करना है आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट द ऑडिटर में रिक्वेस्ट। ऑडिटर जो कोई भी एडिशनल रिक्वेस्ट आपको बोलेगा ऑडिट करने के लिए, रिगार्डिंग ऑडिट, जो कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगेगा वो आपको देनी पड़ेगी। ये मैनेजमेंट की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन्स विद इन द एंटिटी के अंदर जो भी कोई लोग है ना, उनके लिए अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। मतलब ऑडिटर जाके उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है रिगार्डिंग ऑडिट, रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज भी, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। समझ में आया? तो मैनेजमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और जानता है, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो लिया गया है, चूज किया गया है, वो एक्सेप्टेबल है। ये 2 चीजें, ये प्री कंडीशंस आपको देखना है जब आप कोई भी ऑडिट ले रहे हो, ऑडिट के लिए एक्सेप्ट कर रहे हो असाइनमेंट, ठीक है। समझ में आया? इतना तो आसान है यार, ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन पता नहीं फिर भी आप क्यों नहीं लिख पाते हो। एक बार ध्यान से ये स्क्रीन की ओर देख लो, ये जो कुछ भी लिखा है उसका फोटो अपने दिमाग में, अपने दिल पे छपवा लो, और जब भी कोई क्वेश्चन आए तो ले लो, क्योंकि फ्री के मार्क्स है ये, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा और कंसेप्ट हम देखने वाले हैं, एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, ठीक है। अभी कोई भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो, किसी के साथ भी कोई प्रोजेक्ट साइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके पहले आपने एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। आपके बीच में टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। वैसे ही ऑडिट और जिसका आप वैसे ही ऑडिटर और जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो वो क्लाइंट, ये दोनों के बीच में भी ना टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी, कि ये जो एंगेजमेंट है ये आप राइटिंग में कर लो एग्रीमेंट,
और उसमें एग्जैक्टली स्पेसिफाई होना चाहिए आपके ऑडिट का स्कोप क्या है। समझ में आया? और एक बात याद रखना दोस्तों, ये जो एंगेजमेंट लेटर है ना, ऑडिट एंगेजमेंट का लेटर बनेगा ना, ये लेटर ऑडिटर भेजता है क्लाइंट को। कौन भेजता है? किसको? ऑडिटर भेजता है क्लाइंट को। एमसीक्यू आने के चांसेस तो है, ठीक है? समझ में आई बात? ये चीजें हैं। लेकिन अभी देखो, अगर कोई लॉ में और रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब की गई है उसकी टर्म्स, तो फिर नीड नॉट रिकॉर्ड देम इन रिटन एग्रीमेंट, तो फिर आपको उसको रिटर्न एग्रीमेंट में देने की जरूरत नहीं। सर ये कब से ना हम एंगेजमेंट लेटर सुन रहे, क्या होता है इस एंगेजमेंट लेटर में? दिस एंगेजमेंट लेटर इंक्लूड्स जनरली 5 थिंग्स। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें होती है उसमें, लेकिन ये 5 चीजें तो होनी ही चाहिए। कौन सी 5 चीजें? पहली होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। आखिर आपका ऑडिट में क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या स्कोप है, क्या क्या चीजें कवर होने वाली है, ये सब कुछ उसमें मेंशन किया हुआ होना चाहिए, ताकि बाद में जाके झगड़ा ना हो जाए। और दूसरी चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छी तरीके से ऑडिट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको रेगुलर या रिवीजन का जो अपना बैच होता है उसमें बता सकता हूं मैं। इस यहाँ पे अपन वो टाइम नहीं लेंगे, मैं समझता हूँ कि आपको वो चीज़ें पता है, आपका एक बार पढ़ के हो चुका है। दिस वीडियोज आर जस्ट फॉर ओवरव्यू पर्पज, कि आपको वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता हो जाए और आपका रिवीजन क्विक हो जाए, ठीक है? तो पहली चीज दूसरी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी एंगेजमेंट लेटर में होना चाहिए। तीसरी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और जानता है, वो भी एंगेजमेंट लेटर में होना चाहिए। इसके साथ होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आखिर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, ये भी आपके एंगेजमेंट लेटर में पहले ही मेंशन किया हुआ होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी आप रिपोर्ट बनाने वाले हो ऑडिट करने के बाद, उस ऑडिट रिपोर्ट का एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट क्या होना चाहिए, आखिर क्लाइंट को क्या चाहिए, वो भी आपके एंगेजमेंट लेटर में पहले ही मेंशन किया हुआ होना चाहिए। समझ में आई आपके ये बात? अगर रिपोर्ट में आगे जाके सर्कमस्टेंसेस की वजह से कुछ ऊंच नीच हो जाता है, कुछ डिफरेंस आ जाता है, तो वो भी डिफरेंस आ सकता है, ऐसे भी एक लाइन उसमें डाल देनी चाहिए कि फॉर्म एंड कंटेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है? 5 चीजें, कौन सी 5 चीजें? देखो ये टाइल्स में आप देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट। ये सारे क्या है? टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रिकॉर्डेड इन रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है? रिटर्न एग्रीमेंट में रिकॉर्ड की गई चीजें। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इस पे क्वेश्चन आता भी है, लेकिन पता नहीं स्टूडेंट्स को समझ में क्यों नहीं आता। प्री कंडीशंस ऑडिट के लिए ऑडिटर ने क्या देखना चाहिए, उसका तो आंसर बहुत ही इजी है। और अभी जो अपन ने दूसरा जो पॉइंट देखा, एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, उसके भी पॉइंट्स काफ़ी ईजी है। तो ये सब कुछ आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से इस बार लिख के आओगे, ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और अगेन, आपको अगर कोई पॉइंट पे ऐसे ही ओवरव्यू वाला या छोटा सा वीडियो चाहिए, या आपकी और कोई ख्वाहिश हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट में मेंशन कीजिए और मुझे बताइए। अगर फिजिबल है और प्रॉपर आपका टॉपिक है तो मैं उस पर भी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा और आपकी सारी डिमांड्स फुलफिल करने का कोशिश करूँगा, ठीक है? सो कीप स्टडिंग, जल्दी मिलते हैं ऑडिट के डेली डोज 7 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।